डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था यानी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी में एक एंजाइम काम आता है। इस एंजाइम को हम कहते हैं प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। ये भी हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम इज ऑफ टू टाइप, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वह डीएनए को एंड से छोड़कर बीच में से काटने का काम करता था, और जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम था वो डीएनए को बीच में से नहीं काटता था बल्कि एंड से या सिरों से काटने का काम करता था। आज हम ये देखेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। प्रतिबंधित एंजाइम की क्रियाविधियां क्या होती है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, ये जो RE यानी रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम डीएनए के एक स्पेशल सीक्वेंस या क्रम को, ये क्रम किसके होंगे? नाइट्रोजन बेस के। तो नाइट्रोजन बेस के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या क्रम को पहचानता है और उसको पहचानने के बाद एक स्पेसिफिक जगह से काम करता है। आपने ये भी पढ़ा था कि लगभग 900 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त किए गए हैं जो अलग अलग जगह काम करते हैं। जैसे कि एक डीएनए मॉलिक्यूल्स या डीएनए का एक खंड है, एक टुकड़ा है। इस टुकड़े में नाइट्रोजन बेस है GAATTC TCCAAG। ये है इसका 3 एंड ये है इसका 5 एंड। इसमें हम एक एंजाइम काम ले रहे हैं जिसे कहेंगे E को R फर्स्ट या E को RI। ये एंजाइम लेंगे। इस E को RI इस एंजाइम की यह विशेषता होती है कि G और A एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजन बेस को पहचानता है। एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजन बेस को पहचानता है और डीएनए को इसके मध्य से काटने का काम करता है। तो यहाँ देखो, G के साथ हमें सिखाया होता है T, A के साथ C, तो एक सीक्वेंस बना। इसमें G और A कहाँ है? तो G और A एक तो यहाँ पे है और एक G और A यहाँ है। तो कहाँ से काटेगा? G और A के बीच में से काटेगा। तो ये यहां से इसने काटा, तो ये वाला सिरा तो कट करके अलग हो गया। तो ये बचा, इधर तो बचा G और इधर बचा TCCAA। तो ये इसको काट करके इसने अलग कर लिया। अब ये जो स्थान बचे, यहां से कोई दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल आकर के जुड़ सकता है। इस तरह से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल आकर के जुड़ सकता है। तो इस तरह से मैकेनिज्म होती है। तो फिर सुने आप, प्रतिबंधित एंजाइम डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है और पहचान कर उसको बीच में से काटने का काम करता है। लगभग 900 टाइप के रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम होते हैं और ये रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम किसी न किसी नाइट्रोजन बेस के जो ग्रुप होते हैं उसको पहचानने का काम करता है और पहचान करके उसको काटने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल E को R फर्स्ट या E को RI, ये एक प्रतिबंधित एंजाइम है। ये एंजाइम G और A को पहचानता है, यानी ग्वानिन और एडेनिन को पहचानता है और उनके बीच में से डीएनए को कट लगाने का काम करता है। तो ये इसकी एक स्पेसिफिक क्रियाविधि होती है। नेक्स्ट हमारे पास में होता है एक टॉपिक है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, तो it is very small topic कि what is palindrome, how can you explain the palindrome। तो palindrome is a specific sequence of DNA in which same nitrogen base comes upward and downward, यानी कि आगे की तरफ से देखें और पीछे की तरफ से देखें सेम नाइट्रोजन सीक्वेंस आता है। अब कैसे आएगा देखें। अभी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आपने देखा था GAATTC, ये
3 एंड सिरा है और ये डीएनए का 5 एंड सिरा है। ऐसे ही एक दूसरी और होगी, तो जी से हमेशा क्या जुड़ेगा, टी, ए से सी, ए से जी, ए से जी, फिर टी से यहां पे होगा 3 एंड सिरा और यहां पे होगा 5 एंड सिरा। अब जरा ध्यान से देखिए, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है GAATTC, तो 6 नाइट्रोजन बेस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको GAATTC कहा गया। ठीक है, आप जानते हैं डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एक का 3 एंड सिरा होता है, दूसरे का 5 एंड सिरा होता है। यदि हम इसको बैक से पढ़ें तो सी के स्थान पे क्या होता है, जी, यह आएगा GAATTC, क्योंकि सी से हमेशा जी जुड़ता है, टी से ए जुड़ता है और जी से सी जुड़ता है। तो अब आप इस दिशा में पढ़ेंगे तब भी आएगा GAATTC, और अगर आपने इस दिशा में पढ़ा तब भी आया GAATTC। डीएनए पे नाइट्रोजन बेस का वह सीक्वेंस जिसको 3 एंड से 5 एंड की तरफ पढ़ा जाए या 5 एंड से 3 एंड की तरफ पढ़ा जाए तो समान प्राप्त होता है, इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे एक शब्द है, आप सभी देखा होगा डालडा, डालडा ये एक शब्द है, आप इसको सीधा पढ़ेंगे तब भी यही आएगा, उल्टा पढ़ेंगे तब भी यही आएगा। तो जब सेम नाम आता है तो इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नॉमिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। तो नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, RE, प्रतिबंधित एंजाइम का नामकरण। नामकरण बहुत आसान होता है। पहला इसका जो शब्द होता है वह उसको प्रदर्शित करता है या उसको इंगित करता है जिसमें इसे प्रथम बार खोजा गया था। इसका सेकंड और थर्ड जो नेम होता है वो उस स्पीशीज के नेम को इंडिकेट करता है जिसमें वह डिस्कवर किया गया था। जैसे हम एक बात कर रहे हैं, जैसे ई को आर फर्स्ट, ई मीन्स ईस्ट एरेकिया, सी मीन्स कोलाई, आर आई मीन्स स्ट्रेन। तो फर्स्ट जो लेटर है उसको इंडिकेट करता है जिसमें फर्स्ट बार खोजा गया था। तो ये किसमें खोजा गया, एक बैक्टीरिया था इरिस्टेरेकिया कोलाई, इरिस्टेरेकिया कोलाई में खोजा गया था। तो इरिस्टेरेकिया किससे शुरू होता है, ई से, इसीलिए मैंने इसको ई से स्टार्ट किया। तो ये ई फॉर इरिस्टेरेकिया। स्पीशीज इसकी क्या थी, कोलाई। कोलाई ये 2 अक्षर है, तो सेकंड और थर्ड, ये तो फर्स्ट अक्षर था, सेकंड और थर्ड ये किसको इंडिकेट करते हैं, स्पीशीज को इंडिकेट करते हैं, CO। आर फर्स्ट, आर जो स्ट्रेन है इसकी, एक जाति है इसका जिसमें ये इसको डिस्कवर किया जाता। तो आर फर्स्ट इसकी जाति है, तो इसको करें ई को आर फर्स्ट, ई फॉर एस्टेरेकिया, CO फॉर कोलाई एंड आर फर्स्ट मीन्स स्ट्रेन जिसमें डिस्कवर किया गया था। इसी तरह से एक और एंजाइम है, वह है हिंद सैकिन, HIND, हिंद सैकिन। ये भी एक एंजाइम है, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसको यदि इसका हम एब्रिविएशन करें, विस्तार करें तो HIN और D सैकिन। H फॉर हीमोफिलस,
फॉर इन्फ्लुएंजी, और डी है स्ट्रेन। स्ट्रेन में जिसमें ये खोजा गया था। अब HIND को देखें तो H किसको इंडिकेट करता है? हीमोफिलस को इंडिकेट करता है। ये H हीमोफिलस, तो किस में डिस्कवर किया गया था? हीमोफिलस में डिस्कवर किया गया था। हीमोफिलस स्टार्ट होता है H से, तो फर्स्ट लेटर इसका क्या आ गया? H। सेकंड और थर्ड स्पीशीज को इंडिकेट करते हैं, तो IN, ये फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड थर्ड। IN मीन्स इन्फ्लुएंजी। डी सेकंड, ये इसका स्ट्रेन है जिसके अंदर ये डिस्कवर किया गया था। इनको यदि जोड़ दे तो ये हो जाएगा HIND सेकंड, हिंद सेकंड। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, E को R फर्स्ट और HIND सेकंड, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हमारे पास में जो बात करते हैं, हमने नॉमिनेशन भी कर दिया। अब बात यह है कि इनको कहते क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची से आप क्या समझते हैं? तो ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, प्रतिबंधित एंजाइम है, इनको आणविक कैंची कहते हैं। जैसे कैंची जो होती है वो कपड़ों को काटने का काम करती है, वो तो कपड़ों को काटती है, लेकिन यदि डीएनए मॉलिक्यूल को यदि काटा जाए, तो मॉलिक्यूल को काटा गया है तो उसको कहते हैं आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर इसको कहा जाता है। अब इसके बाद में और भी है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जो है, एंजाइम में आपने पढ़ा था कि ये डीएनए को जो सेगमेंट्स होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। एक होता है पॉलीमरेज एंजाइम। टू टाइप ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम फाउंड इन द लिविंग बीइंग। फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज और सेकंड है आरएनए पॉलीमरेज। आपने रिएक्शन पढ़ी है, एक मैकेनिज्म पढ़ी है, रेप्लिकेशन या प्रतिकृति एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन की क्रिया पढ़ी है। तो जहाँ डीएनए काम आता है वहाँ आता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बनता है। और यदि आरएनए से डीएनए बनता है तो उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है। अब नेक्स्ट हमारा वेक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाहक, वेक्टर या वाहक। वेक्टर या वाहक क्या होता है? तो आपने एक शब्द पढ़ा था प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को हम वेक्टर या वाहक कहते हैं। प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? वेक्टर या वाहक। अब ये प्लाज्मिड होता क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, इसमें ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है और ये बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए और जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है इसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो हम ये कह सकते हैं प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, जो बैक्टीरिया के लिए किसी काम का नहीं होता, लेकिन हमारे लिए वो काम का होता है। कैसे काम होता है? ये प्लाज्मिड वाहक या वेक्टर का काम करता है। सन 1952 में 1952 में इसको लैडरबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। अब यूँ कहें कि भाई व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का क्या कैरेक्टर है? तो पहला ये है कि ये प्लाज्मिड जो होता है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। किसमें? बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। यह डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित, सर्पिलाकार, स्पाइरल शेप होता है। यह स्वतंत्र रूप से डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए कैपेबल होता है, सक्षम होता है। यह जीवाणुओं की वृद्धि करते और उसमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है।
यानी क्या है कि जीवाणुओं की वृद्धि यानी बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होती है तो इसकी भी ग्रोथ इसमें हो जाती है। इसमें एक क्लोनिंग साइट होती है, इस क्लोनिंग साइट पे एक्स्ट्रा डीएनए को जोड़ दिया जाता है। आपने पढ़ा था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, उसमें दूसरे डीएनए को जोड़ते हैं। तो वो जोड़ेंगे कहाँ? वो जोड़ते हैं क्लोनिंग साइट के ऊपर। तो ये सारे प्लाज्मिड के कैरेक्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, जो क्लोनिंग होती है उसमें वेक्टर के लिए या वाहक के लिए, क्लोनिंग में वेक्टर या वाहक के लिए जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई का एक स्ट्रेन होता है K12, इसका यूज क्यों करते हैं? क्वेश्चन ये है कि क्लोनिंग में वाहक या वेक्टर के लिए K12 बैक्टीरिया का यूज क्यों करते हैं? सबसे पहला तो ये होता है कि इसे आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। फिर यह है, इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसके जो डीएनए है, इसके जो सीक्वेंस है, उसकी हमें संपूर्ण जानकारी है। क्योंकि देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट तभी सफल होगा जब उसकी जानकारी होगी, तो इसकी हमें पूरी जानकारी है। इसके बाद है, ये आसानी से फॉरेन डीएनए या विजातीय डीएनए या डिजायबल डीएनए को ये अपने में जोड़ सकता है और जोड़ करके होस्ट सेल में इसकी कॉपीज बना सकता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तम जो वेक्टर होता है, अच्छा वेक्टर, आइडियल वेक्टर क्या होता है? आइडियल वेक्टर, एक आइडियल वेक्टर जो होगा यानी कि एक उत्तम वाहक होगा। आइडियल वेक्टर के क्या गुण होने चाहिए? भाई एक आइडियल है मीन्स ये है कि ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। तो पहला ये होना है कि इसे आसानी से पृथक या आइसोलेट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी वेक्टर को हम आसानी से सेपरेट ही नहीं कर पाते, तो वह वेक्टर हमारे लिए किस काम का है? तो पहला इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि एक जो आइडियल वेक्टर होता है उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। जो आइडियल वेक्टर होता है उसको आसानी से होस्ट सेल में एंटर कराया जा सकता है। होस्ट सेल मीन्स बैक्टीरियल सेल। अगर हम उसको होस्ट सेल में एंटर नहीं करा पाएंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। एक आइडियल जो होता है वो होता है जो आसानी से फॉरेन डीएनए को या जो भी डीएनए उसके अंदर जोड़ा जाए उसे आसानी से एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। अब मान लीजिए ये इसको स्वीकार नहीं करे तो क्लोनिंग तो फेल, तो आसानी से इसको स्वीकार कर ले और इसको पूरा का पूरा मतलब कहीं कोई नाइट्रोजन बेस का ये लॉस ना हो और पूरा का पूरा होस्ट सेल के अंदर एंटर करवा सके। यानी ये आसानी से फॉरेन डीएनए या डिजायबल डीएनए को होस्ट सेल में एंटर करवा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड के रूप में सबसे ज्यादा PBr 322 या PBr 322 का यूज किया जाता है। अब 322 इसको क्यों कहते हैं, क्या इसका नामकरण होता है, किस तरह से काम किया जाता है, और कौन से प्लाज्मिड है जिसको यूज किया जाता है? तो फॉस्मिड है, कॉस्मिड है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज है, इन सभी को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PBr 322 कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या इसका यूज होता है, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, आप इसको जितना पढ़ेंगे उतनी ही नई चीज देखेंगे। और ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके पूरे सिलेबस में कहीं पे भी काम आ सकती है। 12th में, नीट में, कॉलेज में, जहाँ पर भी आप जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी आपको यूज में आएगी। तो ये जो भी अपना टॉपिक चल रहा है इसको समझने की कोशिश करना और इसको लिखने की कोशिश करना। PDF नोट्स में इसको आपको भेज दूंगा, उसका आसानी से लिखना।
स्टूडेंट्स, एक बात और है कि मैंने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है संडे के। उस संडे के टेस्ट में मिनरल न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस चैप्टर आएगा, उसको आप ध्यान से तैयार कर लेना। थैंक यू।